नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने एक बार फिर से उस समारोह में, जो कि राजा सोहेल देव का एक समारोह था बहराइच में, उसमें एक ऐसा बयान दिया है जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने बोला है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए और राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। बहराइच की धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25,000 योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25,000 इन वीर पाकरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सीएम योगी सालार गाजी को लेकर के बोल रहे थे और बता रहे थे कि कैसे 25,000 योद्धाओं ने 1.5 लाख जो सालार गाजी के जो उनके सैनिक थे उसको किस तरीके से धूल चटाई। यहां तक कि अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से सीएम योगी बता रहे हैं कि इतिहास में राष्ट्र नायकों से ज्यादा जो चर्चा की गई है वो ऐसे लोगों की विदेशी आक्रांताओं की चर्चा की गई है। यहां तक कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से राजा सुहेल देव ने 25,000 अपने योद्धाओं के साथ 1.5 लाख के जो वहां पर जो गाजी थे सालार गाजी, उसकी सेना को परास्त कर दिया और उसको बंधक बना लिया। सबसे बड़ी बात है कि लगातार सीएम योगी का बयान सुर्खियों में बने रहते हैं और एक के बाद एक ऐसे ही सीएम योगी बयान देते रहते हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक और खबर आपको सुनाते हैं, मथुरा से दिखाते हैं, जहां पर एक युवक है वो बोल रहा है कि जितनी लोगों की उम्र नहीं होती उतनी मेरी गर्लफ्रेंड है। ये मुस्लिम युवक ने कम से कम 50 लड़कियों के अश्लील वीडियो भी बनाए। आपको खबर सीधे मथुरा से दिखाते हैं। साना कोतवाली में एक इमरान नाम के व्यक्ति से संबंधित कुछ पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आए, जिसमें कि उसके द्वारा कुछ महिलाओं के साथ अश्लील चित्र पोस्ट किए गए और उसमें अनर्गल टिप्पणी की गई। इस संबंध में इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इमरान को गिरफ्तार किया गया। जिन भी महिलाओं के साथ उसने फोटो डाली है उन सभी से पुलिस संपर्क कर रही है और उनसे भी तहरीर प्राप्त कर और भी इस पर मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। इसे वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब सुन रहे थे जिस तरीके से एक अपराधी की, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो एक टारगेट बना के काम करते हैं। वो कह रहा है मेरा टारगेट, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे आपने बहुत अच्छा कोई काम किया और आप उसको बहुत उसकी आप चाहते हो कि मुझे उसकी क्रेडिबिलिटी मिले। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के लोग जो इस तरीके की चीजें का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन कुछ जो कहते मासूम बेचारे जो अभी अनभिज्ञ, जिनको जानकारी नहीं है, उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से सरकार लगातार ऐसे लव जिहाद को लेकर के तमाम चीजें हैं जिसके खिलाफ लगातार ऐसे लोगों युवकों के खिलाफ अभियान भी चला रही है और इनके खिलाफ शिकायत प्राप्त होने के बाद इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करती है। लेकिन देखिए, एक युवक इस तरीके की बातें कर रहा है, पहले तो गलत काम कर रहा है, उसके बाद
गलत काम करने के बाद भी इस तरीके की बातें कर करके अपना महिमा मंडन करने में जुटा हुआ है कि जितनी तुम लोगों की उम्र नहीं है उससे ज्यादा मेरी गर्लफ्रेंड है। और इस तरीके के वीडियोस जो आपत्तिजनक 50 अश्लील वीडियो जो बताए जा रहे हैं वो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से जो ये टारगेट करके जो हिंदू लड़कियों को या दूसरे धर्म के जो लोग इस तरीके काम करते हैं, इन लोगों को अगर ये टारगेट वाली चीजें हैं तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के शायद इस सब चीजों पे लगाम लगेगी। क्योंकि तमाम जगहों से ऐसी ऐसी खबरें आती रहती हैं। अगर हाल फिलहाल में भी अगर एक जगह की घटना थी जहां पर एक युवक इस तरीके का काम करता है और तमाम ऐसी चीजों में लोगों को शामिल करता है और ऐसा करके लोगों के साथ एक गिरोह, ये गिरोह की तरह काम करते हैं, जिनका टारगेट शुद्ध होता है, साफ होता है, क्लियर होता है कि हमें यही काम करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिन्होंने दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने का ठेका ले रखा है और दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक हमारे साथी जो हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड देखिए, बता दें कि हमारी मौजूदगी जो है एफडीडीआई में है, फैशन डिजाइन डेवलपमेंट जो है इंस्टीट्यूट है। और जैसा ये हम दूसरी बार यहाँ से लाइव कर रहे हैं, आज यहाँ से जो है मीडिया को स्पेशली बुलाया गया। मीडिया के साथ साथ और भी कुछ जो है यहाँ के जो पेरेंट्स है, जो बच्चों जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आज कुछ अचीवमेंट है, उसके पर्पज से यहाँ पे इनवाइट किया गया मीडिया को। तो स्पेशली IBC 24 को भी बुलाया गया, जिसमें जो है आज यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा, जो पहले आप ये तस्वीर देखिए, जो फैशन डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, किस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे, किस तरीके से शूज जो है, जिस तरीके से यहाँ पे अपना फुटवेयर को लेकर के ये इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं बता दूं अखंड की जिस तरीके से पूरे पैन इंडिया लेवल पे ये जो इंस्टीट्यूट है वो 2 जगह है। और अगर बात करें तो पहला जो है नोएडा में है, दूसरा जो है वो रायबरेली अमेठी में लगता है, और रायबरेली अमेठी फुर्सतगंज ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे ये है। और इससे जो है आज क्या इनका अपना देखिए आप, जिस तरीके से ये चीजें हैं उनको लेकर के आप देख सकते हैं डिजाइनिंग, मतलब किस तरीके से ये देखिए, मतलब एक अनोखे फुटवेयर के डिजाइन यहाँ पे है। आपको हर तरीके के फुटवेयर के डिजाइनिंग मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, इधर देखिए, ये सब रखे हुए हैं। यहाँ की जो है हमारी मौजूदगी जो यहाँ पे मतलब इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से ये हम इंस्टीट्यूट का जो है पार्ट है, ये जहाँ पे हमारी मौजूदगी। और हमारे साथ आपके डायरेक्टर सुनील द्विवेदी जी हैं। सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है IBC 24 पर। और सर, जानना चाहेंगे कि आज किस चीज को लेकर एफडीडीआई ने इनवाइट किया है मीडिया को, और क्या पूरा इसका मोटो है सर? आज हमारे प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह में हम उन सभी छात्रों का सम्मान करने के लिए प्रयासरत हैं जिन्होंने किसी भी बोर्ड से 60% या 6 CGPA एंड एबव इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उद्देश्य ये है कि जिन छात्रों ने परिश्रम किया है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ही देश का भविष्य है। आगे जाके उन्हें बहुत लंबी यात्रा करनी है और भविष्य में देश को लीड करना है, चाहे वो एरिया इंडस्ट्री का हो या एजुकेशन का हो। तो इसलिए उनको एफडीडीआई फुर्सतगंज ये प्रयास कर रहा है कि ऐसे सभी छात्रों को, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को हम सम्मान कर सकें, उन्हें मोटिवेट कर सकें। इसके अलावा हमारा यह भी प्रयास है कि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिन एरियाज में, जिन कोर एरियाज में काम कर रहा है, उसके बारे में लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पहुंचे। दरअसल लोगों को लोग ट्रेडिशनल एरियाज के बारे में जानते हैं, लेकिन नए एरियाज के बारे में उन्हें बताना पड़ता है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइन और MBA रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज जैसे कोर्सेज कराता है। इन कोर्सेज का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है, इनकी डिमांड जो मार्केट में है वो बहुत अच्छी है। मैं पिछले एकेडमिक ईयर का आपको रेफरेंस देना चाहूंगा। पिछले एकेडमिक ईयर में एफडीडीआई फुर्सतगंज का प्लेसमेंट 100% रहा है, यानी कि हमारे जितने भी पास आउट स्टूडेंट थे वो सभी या तो प्लेस हो गए हैं या उन्होंने हायर एजुकेशन को ऑप्ट किया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत कम संस्थान ऐसे होंगे जो एबव 90% प्लेसमेंट दे पाने में सक्षम है, लेकिन फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट देता है। समस्या ये है कि बहुत से छात्रों को ये बात पता नहीं है, बहुत से स्कूल लीडर्स को, प्रिंसिपल्स को भी ये बात पता नहीं है
कि उनके आसपास एक ऐसा संस्थान भी है जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो भारत सरकार का संस्थान है और जो इतनी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। हमारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम छात्रों को इस तरह से ग्रो कराते हैं, इस तरह से उनको फाइन ट्यून करते हैं कि वो केवल नौकरी के लिए नहीं, वो अपना सेल्फ इंडस्ट्री के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो पुराने एल्युमनाइज हैं, उन्होंने अपनी कई इंडस्ट्रीज बना रखी हैं, उन्होंने टॉप लेवल को छुआ है। हमारे कई एल्युमनाई हैं जो इस समय बड़े बड़े ब्रांड, जो प्यूमा में, स्केचर्स में, बाटा में, जारा में, बड़े बड़े ब्रांड्स में वो टॉप लेवल पोजीशन पर हैं। हमारे कई एल्युमनाई हैं जिन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जैसे मैंने अभी बताया, ईस्ट वेस्ट टर्नर्स हैं या मैक इंटरनेशनल है, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वो रन करा रहे हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में है। तो उद्देश्य ये है कि छात्रों को ये पता चले, समाज को ये पता चले और पर्टिकुलरली इस नियर बाई रीजन को ये पता चले कि उनके पास एक ऐसा संस्थान भी है जहां पर अगर वो अपने बच्चों को भेजेंगे तो उनके बच्चों के भविष्य की गारंटी 100% है। उनके भविष्य का, बच्चों के भविष्य का निर्माण, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, अगर आप सीधे से, आपका कहना है डायरेक्टर साहब का कि आज के जमाने में जहां पे इतनी सारी बेरोजगारी है, उन बेरोजगारियों में अगर आज आप अपने बच्चों को फैशन डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में भेजते हैं और आपका कहना है कि 100% हम प्लेसमेंट भी दिलाते हैं, और आपका कहना है कि आपके यहाँ से ही जो पहले लोग रहे, बच्चे रहे, वो आज अच्छे अच्छे ब्रांड में, चाहे वो प्यूमा हो, एडिडास हो या किसी भी ब्रांड में वो काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अखंड आज, जैसे हमने बताया कि पैन इंडिया पे नोएडा और दूसरा फुर्सतगंज, रायबरेली और अमेठी, ये दोनों में ही आता है। तो यहाँ पे दरअसल हमारे पैन इंडिया 12 कैंपस, अच्छा 12, सॉरी, उत्तर प्रदेश नोएडा में हमारा मुख्यालय है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में हमारा यहाँ पर नोएडा के अलावा फुर्सतगंज में दूसरा कैंपस, इसके अलावा अदर स्टेट्स में भी हमारे कैंपसेस हैं, जैसे अंकलेश्वर गुजरात में है, जोधपुर में है, रोहतक में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बनूर चंडीगढ़ में है, पटना में है, कोलकाता में है। इस तरह से हमारे पैन इंडिया 12 कैंपस, मतलब उत्तर प्रदेश में 2 है। उत्तर प्रदेश में 2 है खंड। और इसको लेकर के जिस तरीके से प्लेसमेंट की गारंटी दे रही है, एफडीडीआई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट भी है। और इसी के माध्यम से ही हमें लगता है 6 महीने के अंदर दूसरी बार मीडिया को बुलाया गया और इसमें हाई लेवल पे, चूंकि केंद्र सरकार का ये जो है फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट है, उसको लेकर के तरह तरह के अपनी जो योजनाएं हैं और जो लोगों के प्रति जानी चाहिए बातें, उसको लेकर के मीडिया के समक्ष डायरेक्टर सुनील द्विवेदी जी रखते नजर आते हैं। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी शानदार है, क्योंकि देखिए रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज की डेट में रोजगार अगर कोई कंपनी, कोई भी अगर व्यक्ति किसी को उपलब्ध करा रहा है, वो भी 100%, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर एक बच्चा पढ़ने जाता है तो संस्थान में, और संस्थान के साथ पहुंचने के बाद अगर उसको उम्मीद होती है कि मेरा यहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल की जो कंपनीज है, स्केचर्स में, प्यूमा में, एडिडास में, ये तमाम और बड़ी कंपनीज में, अगर उनमें सिलेक्शन होता है तो अपने आप में उसका मनोबल बढ़ता है। ऐसे में इनके साथ साथ तमाम जो लोग इस संस्थान के साथ जुड़े उनको भी धन्यवाद, क्योंकि अगर रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इंद्रवीर, और अगर इस तरीके से 100% रोजगार मिल रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जिस तरीके के कार्य और जिस तरीके की चीजें प्रदर्शनी के माध्यम से वहां पर दिखाने का आपने भी कार्य किया और दिखाया गया है पूरे मीडिया के माध्यम से, तो समझ में आता है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस एफडीडीआई की वजह से नाम हो रहा है, उत्तर प्रदेश का भी नाम हो रहा है। और अगर इनके सभी लगभग शहरों में जो मुख्य शहर हैं वहां पर आउटलेट्स हैं, उत्तर प्रदेश में ही 2 हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। लोगों का और जो पेरेंट्स का विश्वास होगा छात्रों के साथ, वो भी अपने आप में अटूट विश्वास होगा कि अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जरूर प्लेसमेंट मिलेगी, हम भी एक अच्छी किसी कंपनी में रोजगार के लिए आज जाएंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से बड़ी 2 खबरें हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर कोई बटोर रही हैं तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। वैसा ही एक मामला प्रतापगढ़ में भी देखने को मिला है। हनीमून पर गए तो एक कपल आज तकरीबन 13वां दिन चल रहा है, 13 दिन से लापता है सिक्किम में, और अभी तक न प्रतापगढ़ पुलिस और न सिक्किम पुलिस कोई भी इन दोनों कपलों का जो है पता नहीं लगा पाए। कौशलेंद्र सिंह नाम है और लड़की का नाम अंकिता है। अभी 5 मई को हाल ही में इनकी शादी हुई थी
और 29 मई को ये लोग यहाँ से सिक्किम के लिए गए थे, हनीमून के लिए गए थे। और बताया ये भी जा रहा है कि वहां पे काफी तेज बारिश, जो कि एक तरीके से तूफान आ गया था। तूफान के दौरान ये लोग बस में थे और काफी जोड़े थे, क्योंकि एक ट्रेवल्स के माध्यम से ये लोग गए थे। ट्रेवल्स के माध्यम से जब पहुंचे तो वहां पे तूफान आया था, जिसमें लैंडस्लाइड भी हुई थी। उसमें बस उनकी जो है खाई में तकरीबन 1000 फीट के नीचे जा गिरी थी। और अभी तक इन कपल के बारे में पता नहीं चला है। कौशलेंद्र के पिता जो है सिक्किम गए थे, सिक्किम के डीजीपी का बयान भी आया। और फिलहाल यहाँ की पुलिस कौशलेंद्र के घर भी गए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रतापगढ़ पुलिस, देखिए आप नेक कार्य करते हैं तो हम आपका काम भी बताते। तो आप अगर सिक्किम की पुलिस आपकी मिसिंग कंप्लेन नहीं लिख रही थी तो कम से कम आप प्रतापगढ़ की पुलिस जो है मिसिंग कंप्लेन तो दर्ज कर सकती थी, आगे की कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन बिना उनको सिक्किम की ओर से कोई मदद उचित मिल पा रही। फिलहाल एनडीआरएफ अपना काम कर रही है। 1000 फीट के नीचे बस गिरी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। कल मैंने सीपीआरओ से बात की तो उनका आप जवाब सुनेंगे तो उनका कहना है कि हाँ, सुनने में आया है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, शायद गोवा गए थे। लेकिन जब उनके पिताजी जो शिव बहादुर सिंह है, खास तौर पे पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, हर एक जगह, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, एक्स हो, चाहे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप जो है हर जगह चल रहा है कि सिक्किम गए थे। आप गोवा बता रहे हो और ऊपर से ये भी बता रहे हो कि ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है, फिलहाल सिक्किम का मामला है, सिक्किम देखा। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। तो आप किस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस का बिहेवियर आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज कि अभी तक उचित रिस्पॉन्स, घर का बहुत ही बुरा हाल है। और खास ज्ञानेंद्र, तौर एक पे सवाल है। ज्ञानेंद्र, एक सवाल ये है कि क्या जो पीड़ित के पिता हैं, क्या उन्होंने प्रतापगढ़ पुलिस को कोई तहरीर लिखित में दी है, कोई कंप्लेन दर्ज हुई है? क्योंकि अगर सिक्किम में घटना घटित हुई है, जैसे मेघालय में देखा गया कि मेघालय में वहां पर जब ये पूरी घटना घटित हुई तो बाद में जब ये सोनम मिली है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहां के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मेघालय और हमको बदनाम करने के लिए सारी चीजें की गई। क्या जिस तरीके से सिक्किम की घटना है और 1000 फीट के नीचे खाई में बस गिर भी गई है, जो भी आप जिसकी तरह बुक करके गए थे, जो टूर एंड ट्रैवल के जैसे जैसे भी आप गए थे, क्या सिक्किम की तरफ से या वहां के लोगों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया? नहीं आया। तो क्या जो पीड़ित के पिता है, क्या उन्होंने प्रतापगढ़ पुलिस को कोई तहरीर दी है कि बिल्कुल बिना तहरीर के ही पुलिस, जो प्रतापगढ़ की पुलिस है, वो हमें में ही तीर चला रही है कि गोवा गए थे या सिक्किम गए थे? बिल्कुल, देखिए मेरे पास सारा कुछ बयान है, मैंने ऑफिस भी भेजा हुआ है। और फिलहाल उन्होंने साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर के यहाँ के सांसदों से लेकर के देश के मुखिया नरेंद्र मोदी तक को जो है इन्होंने गुहार लगाई है कि हमारे बेटे और बहू को चाहे वो जिंदा हो या मृत हो, उनको उनकी डेड बॉडी हमको सौंप दी जाए या उनको जिंदा सौंप दिया जाए। लेकिन कोई भी अभी तक गुहार, चाहे वो प्रतापगढ़ पुलिस हो, चाहे वो प्रयागराज मंडल के आईजी, एडीजी, चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तक उचित रिस्पॉन्स। अगर ये लोग यहाँ से मिसिंग कंप्लेन भी शुरू करते तो शायद ऊपर जाकर एक पायदान बनता। सिक्किम जब यहाँ से पुलिस जाती तो तैयारियां शुरू होती, थोड़ी सी खोजबीन तेजी होती। लेकिन जो कौशलेंद्र के पिता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से भी कोई उचित रिस्पॉन्स हमको नहीं दिया जा रहा है और न ही सिक्किम की पुलिस की ओर से हमको कोई उचित रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। सिक्किम के डीजीपी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई भी ऐसा हमें व्यक्ति नहीं मिला है, सिर्फ एक डेड बॉडी उस बस से निकाली गई है और लोगों का पता नहीं। और खास तौर पे देखा जाए, ये जो बस गिरी है 1000 फीट के खाई के नीचे, बताया ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश का शायद बॉर्डर भी है वहां पे, तो बांग्लादेश में शायद वो लोग जाके गिरे होंगे। अब ये केवल एक तो सोच कही जा सकती है, केवल एक तो बात कही जाए। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस की एक बात, 3 बार पुलिस उनके घर गई, क्या वो एप्लीकेशन नहीं ले सकते थे? एप्लीकेशन लेकर के एक मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज किया जा सकता था और आगे की कार्रवाई की जा सकती थी। फिलहाल कौशलेंद्र के पिता कल देर शाम सिक्किम के प्रतापगढ़ पहुंचे। हम लोग भी ऑन द वे है, उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि थोड़ी ही देर बाद हम लोग उनका लाइव भी लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि कौशलेंद्र के पिता आरोप एक तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस को ऊपर लगा रहे हैं
और फिलहाल आप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का कैसा रवैया है? उनके पीआरओ कह रहे हैं कि शायद वो लोग गोवा गए थे। गोवा और सिक्किम की दूरी आप सोचिए, तकरीबन 4,500 किलोमीटर की दूरी है, और आप सिक्किम से गोवा आप पहुंचा दे रहे हो, एक छोर से दूसरी छोर की ओर आप पहुंचा रहे हो। तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि किस तरीके से आप और किस तरीके से मैनेजमेंट चल रही है प्रतापगढ़ पुलिस की, ये देखने वाली बात है। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट किया जा रहा है, अगर एक ओर का या एक छोर का पता ही नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि आप किस दिशा में जांच पड़ताल करेंगे, ये भी संभव नहीं है। और शायद इसी वजह से आपको कुछ पता ही नहीं है। कितने दिन बीत गए, पिताजी गुहार प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगा चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री लगा चुके हैं, सांसद से लगा चुके हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। इतने लोगों से गुहार लगाने के बाद भी अगर प्रतापगढ़ पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि छोर कौन सा है, वो गोवा गए कि सिक्किम गए हैं, अगर इसके बारे में ही जानकारी नहीं है तो अपने में सवाल खड़े होते हैं। लेकिन एक पिता के दर्द को समझने की जरूरत है प्रतापगढ़ पुलिस को कि कम से कम पिता की तहरीर अगर नहीं है तो कम से कम उनकी शिकायत पर ही कोई एक टीम गठित करे। और अगर उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू कहीं गायब हुए हैं या कुछ भी हुआ है, उनके साथ कोई अनहोनी भी घटी है, तो कम से कम उनके पिताजी को इसके बारे में इत्तला जरूर करें। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस का जो रवैया है कि और छोर किसी के बारे में जानकारी नहीं है कि गए किस तरफ है, गोवा गए कि सिक्किम गए, अपने आप में सवालों के घेरे में है। फिलहाल आपको इन सब चीजों को छोड़ करके कम से कम जांच करनी चाहिए और टीम को गठित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे से जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, दो खबरें हैं, दो खबरों पे बात करेंगे। पहली खबर ये है कि घाटमपुर में एक 4 साल की मासूम के साथ में दरिंदे ने दरिंदगी की है। आपको बता दें कि चॉकलेट लाने के बहाने जो है वो युवक जो है एक मासूम को जो है मजार के पीछे ले जाता है और वहां पर उसके साथ में दरिंदगी करता है। और जब वो मासूम जो है आपत्ति करती है तो उसके सर पर वो कई सारे वार करता है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल भी हो जाती है। उसको आनंद फानंद में जो है 5 के अस्पताल में ले जाया जाता है, जिसके बाद में उसको कानपुर में जो है हाईलाइट अस्पताल है वहां पर रेफर किया जाता है और उसकी हालत जो है फिलहाल अभी नाजुक बताई जा रही है। वहीं जो दूसरी खबर है वो ये है कि यहाँ पर सत्येंद्र त्रिवेदी नाम के एक वकील है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से इनके ऊपर कई सारे मुकदमे जो है दर्ज हुए थे। इसके पहले भी पुलिस ने दीनू उपाध्याय है, इस तरीके से जो है यहाँ पर कई सारे ऐसे जो जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनके खिलाफ में जो है भूमाफिया के भी मुकदमे दर्ज है, उनको लगातार पुलिस जो है टारगेट कर रही है। उनको गिरफ्तार करके जो है कहीं ना कहीं जो एक जीरो टॉलरेंस की जो नीति के तहत जो सरकार कार्य कर रही है उसमें कार्य करती हुई नजर आ रही है। अवनीश, पहली खबर पे आएंगे कि देखिए जिस तरीके से एक मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई है और एक दरिंदा, क्या उस दरिंदे के बारे में जानकारी मिल पाई? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि अगल बगल का ही वो लड़का था और बहला फुसला करके उस बच्ची को लेकर के गया था। सबसे बड़ी बात है, क्या उस आरोपी की पहचान हो पाई? कौन है वो आरोपी, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? देखिए बिल्कुल जो है घाटमपुर के एक गांव का जो है ये मामला है, जहां पर वो पड़ोस में ही रहने वाला युवक था। अभी फिलहाल पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो जिस तरीके से जानकारी जितनी है वो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था। और वो जब बच्ची जो है घर से बाहर निकली हुई थी तो उसी समय पर उसको जो है वो बुलाता है कि मैं तुमको चॉकलेट दिलाने ले चल रहा हूँ। चॉकलेट दिलाने के बहाने वहीं पर पास में एक मजार बनी हुई थी, मजार के पीछे उसको ले जाता है और उसके साथ में वही दरिंदगी करता है। और वो जब मासूम प्रयास करती है कि छुड़ाने को, अपने खुद को छुड़ाने का प्रयास करती है, तो वहीं पर रखे एक ईंट से जो है उसके ऊपर कई सारे वार करते हैं। जब ये मामला पुलिस के पास तो पहुंचता है, उसके पास में जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर वो भी जो है कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं और तुरंत जो है अस्पताल पहुंचते हैं और उसके बाद में जो है कार्रवाई जो की जाती है उसकी शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल अवनीश, एक बहुत बड़ा मसला है। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र ने भी 2 खबरें बताई थी कि 2 मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी की गई थी और लखनऊ में भी हाल फिलहाल में एक इस तरीके की दरिंदगी की गई है, लेकिन उसको उसके अंजाम तक लखनऊ पुलिस ने पहुंचा दिया। फिलहाल बस्ती में भी एक जो युवक था उसका एक पकड़ा गया था और दूसरा जो युवक है पता नहीं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे जितेंद्र से, वो पकड़ा गया आरोपी की नहीं। लेकिन लगातार इस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके से दरिंदगी की खबरें आ रही उत्तर प्रदेश में, अपने आप में मानसिक दिवालियापन इन दरिंदों के बारे में साफ तौर पर निकल करके आता है। किस तरीके से मानसिक रूप से दिवालिया हैं ये लोग कि मासूम बच्चियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार इन दरिंदों की क्या उपाय होना चाहिए? क्या न्यायपालिका इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि अगर ऐसी कार्रवाई, कोई कठोर कार्रवाई होती तो ये दरिंदे जो लगातार महीने भर के अंदर की निकाली जाए खबरें, तो ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं उत्तर प्रदेश में अकेले, जहां पर मासूम बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी की खबरें सामने आई है। एक का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया लखनऊ में, कहीं ना कहीं तमाम ऐसी खबरें आती रहती है, लेकिन इन लोगों के जो मंसूबे हैं
जितेंद्र और अवनीश, आप दोनों से पूछेंगे कि आखिरकार जो मंसूबे, जो इरादे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद इनको भय क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है पुलिस का? किस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, बच्चियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी करते हैं? देखिए अखंड, देखिए एक अखंड सबसे अवनीश आप बोलिए, फिर जितेंद्र के पास जुड़ जाएंगे। अवनीश बताइए। देखिए है क्या अखंड की जिस तरीके से ये वारदातें होती है उसके बाद में जो है कार्रवाई जरूर पुलिस कर रही है, लेकिन आप जानते हैं जिस तरीके से न्यायपालिका में व्यवस्थाएं पहुंच जाती है कि न्यायपालिका में जाकर के जो है केस कई दिनों तक चलता है और चलने के बाद में कोई कोई जो है बरी भी हो जाता है, और कहीं कहीं जो है अगर सजा भी होती है तो इस तरीके की सजा नहीं होती जिसकी कोई एक नजीर पेश की जाए। तो मुझे जो लगता है कि इस तरीके की सजा देनी चाहिए, इस तरीके का जो एक नजीर पेश करने का कार्य न्यायपालिका को भी करना चाहिए और पुलिस को भी करना चाहिए कि जिस तरीके से ये दरिंदगी करते हुए जो लोग हैं इनके मन में डर और भय पैदा हो कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ, जिस तरीके से आप जानते होंगे विदेशों में कोई कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर इस तरीके की दरिंदगी करने वालों को जो है बीच चौराहे पर खड़े करके उनके ऊपर पत्थर भी मारे जाते हैं, और कई सारी ऐसी जो सजाएं हैं दी जाती है जहाँ पर इस तरीके के जो केस है वो फिलहाल नहीं होते, होते भी हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है डर और भय जो है कहीं ना कहीं अपराधियों के ऊपर होता है। तो इस तरीके का एक व्यवस्था जो लागू करनी चाहिए सरकार को कि अगर इस तरीके का कोई कार्य कर रहा है तो उसके अंदर ये भय रहे कि अगर ये कार्य करेंगे तो उसके बाद में जो अंजाम होगा काफी खतरनाक और भयावह होगा। बिल्कुल अवनीश, भय बिन प्रीत ना होए वाली कहावत जो है ना, ये कहीं ना कहीं आज के समय में, इस कलयुग में जरूर जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में बिल्कुल भी भय नहीं रह गया है। और भय अगर होता तो इन मासूम बच्चों के साथ इस कदर हैवानियत, दरिंदगी शायद ये लोग सपने में भी नहीं सोच पाते। हकीकत में तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट आप देते रहिएगा। जिस मासूम बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत, हैवानियत जिस युवक ने की है, कम से कम उसका नाम, उसकी पहचान, उसका सब कुछ उजागर होना चाहिए और पूरा देश जाने कि किस तरीके की हैवानियत उस युवक ने एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, खबर आप जैसा देख रहे थे कि अवनीश बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह की घटना घटित हुई, और आपने भी दो घटनाएं बताई थी। एक में तो पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, लेकिन क्या दूसरी घटना का पर्दाफाश हुआ है? दूसरा अभियुक्त जो अपराधी है वो क्या पुलिस की गिरफ्त में आया है या अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से लखनऊ में भी जो घटना घटी थी, जैसे बस्ती में पूर्व पूर्व में रह चुके जो है एसपी आशीष श्रीवास्तव ने फिलहाल लखनऊ में जो मुठभेड़ किया, उन्होंने जो इनकाउंटर किया, फिलहाल वो शानियत, अगर मैं बात करूँ आशीष श्रीवास्तव की, वो जब बस्ती में भी थे तो उन्होंने लगातार एक के बाद एक का बाद लगातार अपराधियों पे वो लगातार कार्रवाई करते थे। यहाँ तक अखंड मैं बता दूं कि आशीष श्रीवास्तव को जब बस्ती एसपी थे तो उनको यहाँ के लोगों ने एक रॉबिन हुड का भी दर्जा दिया था, भगवान मान लिया था, क्योंकि वो अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन अपना जारी करते। फिलहाल वो लखनऊ पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया। भले ही अखिलेश यादव, जिस तरीके से देखा गया था कि अखिलेश यादव जो है जो पार्क है वहां पे किस तरीके से वहां पे जाके प्रदर्शन कर रहे थे, तो आशीष श्रीवास्तव ने ही जो वर्तमान वहां पे जो एसपी बनाए गए थे उन्होंने किया था फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से बस्ती में जो नाबालिग बच्ची के साथ जो 5 साल की बच्ची था, एक के बाद एक का तो पुलिस ने मुठभेड़ किया, लेकिन दूसरी बच्ची का अखंड आज भी ये सवाल खड़ा होता है। कम से कम अप्रोक्सीमेट मैं मानता हूं कि लगभग 20 दिन से अधिक का ऊपर का समय हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस जो है किसी भी तरीके से उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी चीज अखंड ये बात है, क्योंकि पुलिस लगातार अपनी मॉनिटरिंग करती है, उनके पास इतने उनके हाथ होते हैं, इतने हैंड होते हैं, लेकिन उनके जो हैंड है या मुखबिर की बात की जाए, सारे के सारे ये कह सकता हूँ मैं कि पुलिस के मुंह पे तमाचा मारने का काम उस अपराधी ने किया है, क्योंकि पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सबसे बड़ा सवाल अखंड ये है। ठीक है, बस्ती के नए जो है यहाँ पे एक आईजी साहब आए हैं फिलहाल, संजीव त्यागी है, काफी एक्टिव है, उन्होंने उस गांव में भी गए थे, वहां पे जाके निरीक्षण किया और खास करके उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द पुलिस इसका खुलासा की करे, क्योंकि जिस तरीके से लंबा समय बीत चुका है और बच्चे को अभी तक जो है किसी तरह का जो है अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, अखंड ये सवाल में भी खड़ा। लेकिन एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ मैंने नोटिस किया है, मैं क्या कहूंगा बस्ती में भी नोटिस किया गया, लगातार कुछ महीनों से बात की जाए तो बच्चे जो है काफी वो एक कह सकते हैं कि लापता हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे गायब हो जा रहे हैं। फिलहाल अभी भी लखनऊ से एक बच्चा, बस्ती का बच्चा था, लखनऊ एग्जाम देने गया था, मेरे ख्याल से उसको भी 1 महीना गायब हुआ हो गया, लेकिन अभी तक उसको भी पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन यही पिछले 2-4 दिनों की अगर बात की जाए, नाबालिग बच्चे 2 लगातार गायब हुए, लेकिन फिलहाल पुलिस ने ढूंढ निकाला। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या बच्चों के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? सवाल ये सबसे बड़ा है। क्या परिवार अब अपने बच्चों को घर में बांध के रखे, कमरे में कैद करके रखे कि घर से बाहर ना जाने दे? क्या अपराधियों में ये जो खौफ है, जिस तरीके से जो अपराध ये लगातार कर रहे हैं बच्चों के साथ में,
इनके पास ये इस तरह की ताकत कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो एक्टिव नहीं है। उनके जरिए अगर कुछ इस तरीके का होता तो शायद इस तरह की घटनाएं अखंड नहीं हो पाती। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, बहुत सही बात आपने बोली है कि अगर एक्टिव होती तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटित हो पाती। राजधानी में भी घटना घटी थी 24 घंटे के भीतर अपराधी को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि एनकाउंटर भी हुआ। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरह की घटनाओं पर पुलिस काम कर रही है और यूपी पुलिस लगातार, बहुत सारे तेज तर्रार अधिकारी हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके हाथ अब भी खाली है। सवाल खड़े होंगे, अगर अपराधियों के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर आप अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखा पाएंगे और अगर आपको खुला चैलेंज अपराधी देकर चले जाएंगे, तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार आप काम क्या कर रहे हैं। इस तरीके से एक अपराधी अपराध करता है और आज तक आपके हाथ खाली रहते हैं, उसको पकड़ तक नहीं पाते हैं आप, तो बहुत बड़ी बात है कि अपराधी दूसरा भी अपराध करेगा, क्योंकि अपराधियों का हौसला इन्हीं सब चीजों से बढ़ता है। ऐसी चीजें वो साफ तौर पर ये देखते हैं कि हम ऐसा करेंगे और पूरा दिमाग ऐसे लगाएंगे, ऐसे मैनेजमेंट करेंगे, ऐसे प्लानिंग करेंगे कि पुलिस खाक छानेगी और हम फिर से नया अपराध करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं मन में भय जरूर हो, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं, जैसा कि आपने बताया कि एक्टिव ना होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो फिलहाल अगर बस्ती पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, अगर वो एक्टिव नहीं है तो कम से कम एक्टिव हो जाए, अपराधियों को सख्त संदेश दे और ये बताए कि अगर आप अपराध करोगे तो आपके लिए जगह केवल और केवल जेल होगी। आप सलाखों के पीछे ही रहोगे, बाहर नहीं रहोगे, आजाद नहीं घूम सकते हो। लेकिन अगर आप यूं ही चैलेंज देकर के कोई अपराधी निकल जाएगा, आपके हाथ खाली रहेंगे, तो आपके ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे और आपसे सवाल लोग पूछेंगे भी कि आखिरकार आपके हाथ अब तक खाली क्यों है। जितेंद्र, बात करिएगा, पूछिएगा कि आखिरकार क्या वजह है कि अब तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज भी पुलिस के हाथ खाली है, अपराधी का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल अखंड, बिल्कुल अखंड। जिस तरीके से ठीक है, इस बारे में लगातार पुलिस अधीक्षक से बात की जाती है, लेकिन सवाल वही है कि जवाब उन लोग कोई क्लियर जवाब नहीं बोलता। बस इतना पता है कि हाँ हम जल्द ही खुलासा करेंगे, जल्द ही खुलासा करेंगे। इन बातों के साथ पत्रकारों को अगर बात की जाए तो हम लोग लगातार ब्रीफिंग में, उनकी मीटिंग में जाते हैं, यही जवाब उन लोगों को मिलता है। लेकिन अब देखना होगा खुलासा पुलिस करती है, कब करती है। फिलहाल अखंड मैं एक दूसरी खबर पे जाना चाहूंगा। फिलहाल जिस खबर के लिए मैं ऑलरेडी लाइव आया था, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी खबर पे आ गया। एक चीज बता दें अखंड, बस्ती के हॉस्पिटल का एक वैसा हाल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बस्ती के महिला अस्पताल का। जिस महिला अस्पताल में अगर मरीज वहां पे महिला जाती है, अगर प्रसव के लिए जाती है, तो उसको अपने घर से जो है एक पंखा ले जाना जरूरी हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ व्यवस्था इस तरीके से, इस प्रचंड गर्मी में हॉस्पिटल्स में पंखे होने चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है जिस तरीके से देखा। लेकिन वहां पे महिलाएं जिस तरीके से, पेशेंट वहां पे लेटे हैं, उनके पास में पंखे नहीं है। लोग अपने घरों से जो स्टैंड फैन है, टेबल फैन है, वो लेके जाते हैं, अपने मरीजों के पास लगाते हैं। फिलहाल मैंने विजुअल अभी भेजा नहीं है, मैं कुछ देर में भेजूंगा। उस विजुअल को देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकता है कि जितने मरीज है उससे ज्यादा वहां पर लोग अपने घरों से पंखा लेके आए। उस पंखे को लगाने के बाद में जो नवजात बच्चे, जो अभी जन्म लिए बच्चे हैं, और जो जो है उनकी माताएं हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को उस गर्मी से निजात दिलाने के लिए परिजन पंखा अपने घर से लेके आ रहा है। ये हाल है अखंड इस समय बस्ती जिले के महिला अस्पताल का मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे जिस तरीके से क्रिटिकल और जिस तरह से डिलीवरी होती है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैं बात करूँ, या जिस तरीके से लगातार हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरा भी करते हैं हर हॉस्पिटलों का, लेकिन बस्ती के हॉस्पिटल की बात की जाए तो पूरे एक तरीके से सिस्टम जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है अखंड। बिल्कुल जितेंद्र, अब एक काम करते, एक पंखा लेके जा रहे, साथ में एक बेड भी लेके जाए। हो सकता बेड की भी वहां पे व्यवस्था ना हो, एक बेड भी लेके जाए। वहां पर जो बेड पे चादर लगानी होती है, पिलो लगाना होता है, सब कुछ लेकर के घर से ही जाए। फिर अस्पताल के लिए बिल्डिंग हम घर में ही ना बना लें, सारी व्यवस्था तो घर ही में कर लें। अगर घर से सारी चीजें जाएंगी, और अगर इस खबर को देख रहे हो उत्तर प्रदेश के तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो प्रमुख सचिव जी हो, तमाम बड़े अधिकारी हो, तो कम से कम शर्म करें। अगर ये खबर आ रही है कि ऐसी व्यवस्था, घर से लोग पंखा लेकर के जा रहे हैं अस्पताल में, अगर अस्पताल में पंखे की व्यवस्था नहीं है, तो अपने आप में बहुत बड़ी शर्म की बात है आप लोगों के लिए कि जो महिला प्रसव के लिए अस्पताल गई है, वहां पर अपने लिए पंखे का इंतजाम उसको करना पड़ रहा है, और केवल एक के साथ नहीं है। अगर जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं, अगर वहां पे कई सारे लोग वहां पर इस तरीके की चीज पंखा लेकर के जा रहे हैं, तो अपने आप में शर्म करने वाली बात है। कम से कम आप लोगों को जो लाचार व्यवस्था है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है, और पंखा नहीं है तो उसका कम से कम आपको व्यवस्था करने की जरूरत है। कब तक यूं ही सारा का सारा सितम आम जनता पर ही ढाला जाएगा? कब तक उनको ही वही दबी रहेगी जो ये जो सिस्टम है?
कम से कम इस तरीके की तो अव्यवस्था ना हो कि वहां पर पंखा, जैसे इतनी गर्मी में अगर पंखा नहीं है तो लोग अपने घर से पंखा लेकर के जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये विजुअल जरूर भेजिएगा, कम से कम हम भी आईना दिखाएं सरकार को और तमाम स्वास्थ्य जुड़े हुए अधिकारियों को जो तमाम दावे करते हैं, और दावे और हकीकत में जरूर ये फर्क दिखा सके कि दावे और हकीकत में क्या अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धार्थनगर से। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इस समय पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं अपने पतियों की हत्या करने में थोड़ी सी भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। अभी देखिए, राजा रघुवंशी और सोनम का मामला चल ही रहा है। दूसरी तरफ यहाँ सिद्धार्थनगर जिले के रेकहट नजरगढ़वा थाना क्षेत्र ढबरुआ का मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी अपने पति को लेकर के कहीं बाहर जाती है और रास्ते में अपने प्रेमी को साथ में ले लेती है। साथ में प्रेमी को लेने के बाद पति को नशीला पदार्थ खिला करके बलरामपुर एक नदी में फेंक देती है और फेंकने के बाद पुलिस को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। इसके बाद क्या होता है, पुलिस छानबीन में जुट जाती है। परिजनों का जो परिवार है, उन लोगों को शक होता है कि जब परिवार के साथ पत्नी गई थी तो पति कैसे गायब हो गया और पत्नी वापस आ गई, तो जिसको लेकर के पुलिस ने उस पत्नी को हिरासत में लिया और काफी पूछताछ के बाद जब कड़ाई से पुलिस ने पूछा तो पता लगा कि संगीता और जो उसका प्रेमी था अनिल शुक्ला, जो लक्ष्मणपुर धर्मपुर निवासी ललिया थाना क्षेत्र बलरामपुर का था, दोनों ने क्या किया, अज्ञात वाहन में बैठा करके पत्नी ने अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाई और राप्ती नदी में फेंक दिया। तो ये मामला सामने आया। पुलिस के काफी पूछताछ के बाद पता चला कि जब पत्नी ही पति की हत्यारी निकली तो पुलिस के द्वारा मौके पर वहां जा करके और जब वहां लाश को ढूंढा गया तो सिर्फ कंकाल मिला और परिजनों ने कपड़े के आधार पर शिनाख्त किया कि ये संगीता पत्नी कन्नन है, जिसकी उम्र 48 साल है। अब बताइए, इस समय पत्नियां इतनी जो है पतियों के लिए ये हावी हो गई हैं कि जगह जगह देखा जा रहा है कि पतियों की हत्याएं हो रही हैं। जी ब्रजेश, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है और ये तमाम खबरें दहला दे रही हैं, रिश्तों को शर्मसार कर दे रही हैं। अगर रिश्तों की हकीकत से, क्या कहते हैं, रिश्तों में आपको जो एक पवित्रता होनी चाहिए थी, उस पवित्रता की हत्या कर दे रहे हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति की भी हत्या कर दे रहे हैं। अब तो आने वाले समय में लोग शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर भी अब शंका करने लगे हैं। लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया है कि शादी करेंगे तो कहीं ऐसी घटना ना घटित हो जाए। पहले तमाम ऐसी जो घटनाएं आती थी जिसमें आता था कि पति ने पत्नी की हत्या की, तमाम ऐसे आरोप अखबारों के पन्ने भरे रहते थे, न्यूज आती थी। लेकिन आजकल हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो मेरठ का मामला हो, राजा रघुवंशी का मामला हो या फिर सिद्धार्थनगर का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं। लखनऊ में भी ऐसे लगातार 1-2 दिन में मामले आए हैं। कहीं ना कहीं अब इन रिश्तों का जो कत्ल किया जा रहा है, पवित्रता का जो कत्ल किया जा रहा है, लोगों के मन में अब संशय शंका बढ़ गई है कि आखिरकार इन पवित्र शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी अब लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि जो पत्नी जिसके साथ संबंध 7 फेरे लेती है, वहां पर कस्में खाई जाती हैं, वही अपने पति की निर्ममता के साथ हत्या करा दे रही है। तमाम ऐसे मामले आए हैं सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हत्या कराने से आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा? अगर आपको छुटकारा चाहिए था तो आप तलाक भी ले सकते थे, आप अपने जिस भी साथ भी आप रहना आपको अच्छा लगता था उसके साथ रहते। अगर आप पहले से, अगर कहीं अफेयर आपका है तो आप पहले से ही अपने अफेयर को बताते अपने घर वाले, उसी के साथ शादी करते। किसी की जिंदगी लील जाने से क्या मिला आपको? एक परिवार का आपने साया छीन लिया, आपने अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद क्या आप सलाखों से बाहर रहेंगी? आप सलाखों के भीतर ही रहेंगी और आपकी भी जिंदगी नर्क के समान होगी। एक परिवार की जिंदगी आपने नर्क के समान कर दी तो आपकी भी जिंदगी नर्क के समान होगी। लेकिन पवित्रता के इस रिश्ते का जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा है और इस तरीके की लगातार कत्लों की खबर आ रही है, हत्याओं की खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं समाज में ऐसे रिश्तों पर, अब जो रिश्ते होने जिसको पवित्रता का रिश्ता बोला जाता था, बंधन बोला था, शादी का बंधन, अब उस पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया है, सवाल खड़े हो गए हैं और लोग कहीं ना कहीं अब डरने भी लगे हैं कि आखिरकार शादी जैसे इस पवित्र रिश्ते में भी इस तरीके की सोच और मानसिकता किसी के अंदर घर सकती है और एक दूसरे की जान ले सकती है, तो आखिरकार लोग एक दूसरे के साथ कैसे जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, जो लोग भी इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं और सोचते हैं
कि हम हत्या करके बच जाएंगे, तो भैया अगर आप कम से कम पहले ही आप इस रिश्ते को नकार दें, उस रिश्ते में ना पड़े, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें, किसी का जीवन खत्म ना करें और ना ही अपना जीवन खत्म करें, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ दो परिवारों का भी रिश्ता होता है और जो पूरा का पूरा जीवन उजड़ जाता है। तो आप लोगों को कम से कम अगर थोड़ी भी संवेदना आप लोगों के अंदर बची हो तो इस तरीके की चीजों से बचें आप लोग। तमाम चीजें, न्यूज, अखबार, सब जगह की खबरें चल रही हैं इसी तरीके की। और ब्रजेश ने भी सिद्धार्थनगर से बताई, लखनऊ से भी ऐसी खबरें हैं, अगर बताएंगे तो समय कम पड़ जाएगा ब्रजेश, लेकिन ये आजकल की एक बन चुकी है, आज की डेट में कहते हैं ना कि खबरें चल रही हैं और हर पर डे अगर आप देखेंगे तो एक आज खबर आपको जरूर दिखाई देगी। फिलहाल समाज के अंदर इस तरीके की चीजें बढ़ चुकी है, मानसिकता बढ़ चुकी है। अब जिस तरीके की मानसिकता है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लोगों को अपने अंदर सुधार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। अपूर्व हमारे से जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, आज अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी खबर है और एक खुशी की खबर है, क्योंकि 8 साल बाद आज जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया गया है। लगभग 30 से 200% वृद्धि हुई है और हर इलाके में अलग अलग सिचुएशन, मतलब कि इलाके को देखते हुए राम जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के भीतर आप लेंगे, जमीन लेते हैं तो लगभग 1.5 से 200% की ये बढ़ोतरी। नेटवर्क का कुछ इशू आ गया, आप उनके साथ फिर से जुड़ेंगे। आदर्श समाज से जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज हम बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे हरदोई जनपद के शाहजहांपुर रोड का ये पूरा मामला है। वहां पर गाय को लेकर इतनी बड़ी समस्या है, जो हरदोई से लेकर शाहजहांपुर रोड जाती है, उस रोड पर गाय जो है बीच रास्ते में बैठी रहती है, जबकि उस रोड शाहजहांपुर और हरदोई बीच में एक बाईपास बन रहा है, उसको लेकर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है और गाय को लेकर कई बार हादसे भी हो चुके हैं। उस हादसे में कई लोगों की जान जाती है, लेकिन प्रशासन अभी तक उधर ध्यान नहीं दे पा रहा है कि जिस गाय को लेकर वहां पर हादसे होते हैं, कम से उस गाय को पकड़वाया जाए या उसको कुछ बंदोबस्त किया जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है जब रात को वाहन आते हैं, एक काली गाय बैठी है तो रात को दिखाई नहीं देता, उस चक्कर मारते ही बड़ी बड़ी जो है घटना को अंजाम हो जाती, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, अब छुट्टा जो जानवर है एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं और जिस जगहों पर बैरिकेडिंग नहीं कि रास्ते पर इस तरीके के जानवर को रोका जा सके, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, मुसीबत है। इसको लेकर के प्रशासन को अलर्ट मोड पे होना चाहिए और ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो होती हैं उसको तभी रोका जा सकता है जब इस तरीके से जो पशु, जो छुट्टा जानवर है वो सड़कों पर पहुंच जाते हैं और जिसके बाद जो गाड़ियां होती है अनियंत्रित होकर के कहीं ना कहीं उसमें जो लोग बैठे होते हैं, जो सवार होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कम से कम जिला प्रशासन को इस पर कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालना चाहिए जिससे कम से कम इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जी आप बताइए आदर्श। जी अभी मैं बताना चाहूंगा कि हरदोई जनपद के रहने वाले शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी बाबा नीम करोली के दर्शन को लेकर जा रहे थे, तो कहीं ना वो भी एक हादसे का ही शिकार हुई है। जो एक नील गाय जो थी उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन उनके ऊपर कोई खैर आंच तक नहीं आई है। लेकिन ऐसे ही कहीं अगर देखा जाए हरदोई में भी गाय वगैरह बैठी रहती है और उसको लेकर के कभी कभी बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इस पर प्रशासन को थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, इंतजाम करने चाहिए। अगर इंतजाम आप नहीं करेंगे तो ये हादसे ऐसे ही होते रहेंगे और तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं। इसीलिए जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पे रहना चाहिए और इनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी ऐसे छुट्टा जानवर है, पशु हैं, उनको कम से कम व्यवस्थित करना चाहिए, जो भी सड़कों पर इस तरीके से घूमते हुए नजर आते हैं। और अगर जो लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं खुले में, कम से कम उनके ऊपर भी कोई फाइन की जरूर व्यवस्था करते, शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रशासन को इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जी अपूर्व, बताइए आप। देखिए अखंड, अयोध्या वासियों के लिए खुशखबरी इस वजह से है क्योंकि अयोध्या में 8 साल बाद जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया गया। जमीन के उपयोग और स्थान के आधार पर 30 से 200% तक ये बढ़ोतरी हुई है। और अगर राम जन्मभूमि के 10 किलोमीटर दायरे की बात की जाए तो इसमें 1.5 से 200% की वृद्धि हुई है। सितंबर 2024 में यह प्रस्ताव लाया गया था। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ये सर्किल रेट बढ़ाया गया है और ये सर्किल रेट आज से लागू कर दिया गया है। बाकायदा लोगों में जो भवन मालिक है या जमीन की जो रजिस्ट्री करा, उनके लिए खासा खुशखबरी की बात है। बिल्कुल अपूर्व, देखिए बहुत अच्छी पहल है क्योंकि देखिए जिस तरीके से जमीनों में एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि ब्लैक डील होती है। ब्लैक डील इसलिए होती है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 800 रुपए सर्कल रेट है, लेकिन मार्केट रेट उसका है 3500 4000 रुपए। लोग 800 रुपए सर्कल रेट पे 800 रुपए के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी देते हैं, बाकी पूरा का पूरा
धन जो होता है वो ब्लैक रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में एक बहुत अच्छी पहल भी मानी जाएगी, ना सिर्फ विकसित होगी, विकास होगा, बल्कि जो जमीनों का जो सर्कल रेट है उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो मालिक है, जो जिनकी जमीनें हैं, उनको भी इससे अच्छा खासा लाभ होगा, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग इंतजार कर रहे थे कि इस तरीके की चीजें बढ़े और सर्कल रेट में बढ़ोतरी हो। और अगर आप बता रहे हैं कि 100 से 150% तक की बढ़ोतरी की गई है, तो अपने आप में एक अच्छा फैसला होगा। लेकिन आप पूरी एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो वहां पर सर्कल रेट है, एक कोई निर्धारित, जैसे मान लेते हैं श्री राम जन्मभूमि के पास का, अभी क्या सर्कल रेट है, और अब नया जो दरें लागू की गई वो कितनी हो जाएंगी, या किसी भी इलाके का? सर्कल रेट बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा अगर बात की जाए तो जो है स्थानीय लोगों को हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले क्या था कि जब भूमि मंदिर के बनने का प्रस्ताव था, तब रामपथ चौड़ीकरण हो रहा था, तो उस दरमियान लोगों का जो सर्किट रेट था, इसी को लेकर बार बार प्रस्ताव भी जाते रहे हैं, आम लोग परेशान भी होते रहे हैं। जिसके बाद देखिए ये पहल कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से, जब यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद बने तब उनकी तरफ से यह प्रस्ताव बकायदा रखा गया और ये प्रस्ताव मंजूरी है। अगर बात करें सर्किल रेट की, तो पहले जिस अगर कीमत की बात की जाए, तो अगर एक कीमत की अगर एक अनुमानित दर बात की जाए, अगर 1,000 रुपए है तो उसका 4 गुना बढ़ाकर 4,000 रुपए दे दिया। लेकिन अब सर्किल रेट 200% बढ़ने का मतलब है लगभग जो है 8,000 से 16,000 रुपए, मतलब ये आप अनुमानन लगा सकते हैं। अगर एक तो कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी जो हुई है वो बड़ा ही किफायती। कहीं देखिए महंगाई का दर लगातार चूमता रहा है और हर जिले में हर साल सर्किल रेट की बढ़ोतरी है, लेकिन अयोध्या में विगत 8 वर्षों से जो है सर्किल रेट नहीं बढ़ा था। लेकिन जैसे ही सर्किल रेट बढ़ा तो कहीं ना कहीं लोगों में खासा उत्साह भी है, क्योंकि अब उस जमीन की कीमत उनको 1.5 से 200 गुना 30% जिस प्रकार से जिस स्थान निर्धारित जो भी जिस प्रकार से प्रशासन ने किया उस प्रकार उसको मिल सकेंगे। बिल्कुल अपूर्व, देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तमाम ऐसे किसान आंदोलन होते रहते हैं, देखा भी जाता है जिस जगह की जमीनें एक्वायर की जाती है विकास के लिए, तो वहां के जो जमींदार होते हैं या जिनके पास जमीनें होती है, स्थानीय निवासी होते हैं, वो लोग विरोध करने आते हैं, क्योंकि वजह भी है। मार्केट रेट वहां पर चल रहा होता है 3,000 रुपए, अगर सरकारी रेट की बात की जाए तो बोलते हैं 4 या 500 रुपए, अगर उसका 4 गुना भी कर लेंगे तो 2,000 होगा, तो भी वो मार्केट से 2,000 रुपए सस्ते में उनको मिलेगा पैसा। तो कहीं ना कहीं जो ये दूरियां है, जो ये कंफ्यूजन है या जो परेशानी है, इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी पहल है और बड़ा अच्छा फैसला है, जिसके बाद अब अयोध्या वासियों को, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनको इसके साथ ही एक सवाल जरूर खड़ा होगा, जो इससे पहले जिनकी जमीनें जा चुकी थी, शायद अब उसके बाद, इस फैसले के बाद हो सकता हो कि शायद वो लोग भी आवाज उठाएं और वो भी डिमांड करें कि जो उनकी जमीनें गई हैं, कम से कम उनको भी इसी दर के हिसाब से जो मुआवजा मिलना था उन्हें भी मिले। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके के फैसले अब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके की चीजें सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जिस तरीके से पूर्ण होता है कि वहां पर अब जो सर्कल रेट है उसे करीब करीब 2 गुना कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व तमाम जानकारी के लिए, और अयोध्या वासियों के लिए आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर बताई है। कहीं ना कहीं आज अयोध्या वासी और एक बार खुशी जरूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब से श्री राम जन्मभूमि पर फैसला आया तब भी खुशी की लहर आई, जब मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई तब भी खुशी की लहर आई, और जब मंदिर बन करके तैयार हुआ तब भी खुशी की लहर आई। और ऐसे में अयोध्या एक नई इबारत लिखता हुआ नजर आ रहा है, और अयोध्या की तस्वीर ही बदल गई है और तकदीर भी बदल गई है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए लगातार जब से प्रभु श्री राम को लेकर के खबरें आई और वहां पर राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, उसके बाद से अयोध्या वासियों की न सिर्फ तस्वीर और तकदीर बदली है, बल्कि जैसे प्रभु श्री राम वनवास के बाद वापस लौटे थे, जिस तरह की खुशहाली देखने को मिली थी और अयोध्या की विकास के पद पर आगे बढ़ रहा था, कुछ ऐसा ही नजारा आज भी अयोध्या वासियों के लिए है। एक जगमगाती हुई नगरी अयोध्या नगरी आज वहां के अयोध्या वासियों के लिए अपने आप में पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।